Hello friends and dear student, welcome to online platform of Sharda Sadan. Today we are discuss about glycolysis pathway. Glycolysis pathway जो होता है कॉमन पाथवे होता है. Glycolysis is a common pathway in all type of living organism. If oxygen are present and absent, दोनों कंडीशन हो, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब भी ग्लाइकोलाइसिस होगा और ऑक्सीजन एब्सेंट है तब भी ग्लाइकोलाइसिस होगा. यानी ग्लाइकोलाइसिस को करने के लिए विशेष रूप से यानी स्पेशली ऑक्सीजन की कोई रिक्वायर नहीं है, होगी तो भी हो जाएगा, नहीं होगी तब भी होगा. एक्चुअल में हम ये कहेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है सभी प्रकार के जीवों में होता है, यानी एरोबिक और एनारोबिक सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये हो जाएगा. ठीक है. स्पेशली अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो उनमें ग्लाइकोलाइसिस रन करता है. ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस होता है. प्लांट्स की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस होता है. ठीक है. तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? एक कॉमन पाथवे है, इसको हम पढ़ते हैं. कुछ बेसिक बात मैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में आपको बता दूं. आपने पिछले लेक्चर में भी आपने जान लिया था कि ग्लाइकोलाइसिस में हमें जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करना यानी उसको कन्वर्ट करना 10 स्टेप के अकॉर्डिंग हम इसको चलेंगे. 10 स्टेप हमारी चलेगी ग्लाइकोलाइसिस की. देन लास्ट में आके हमारे पास पायरुविक एसिड बन जाता है. ग्लाइकोलाइसिस में जब ग्लूकोज को हम लेकर स्टार्ट करते हैं तो ग्लूकोज 6 कार्बन वाला होता है. ओके. देन अगर हम पायरुविक एसिड की बात करें तो 3 कार्बन वाला होता है, तो उसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और 10 स्टेप में हम बात को कंप्लीट करेंगे. यहाँ पर हमारे पास रिड्यूस कोएंजाइम भी बनेंगे, देन एटीपी भी बनेंगे. ठीक है. जिनका हम आगे प्रोडक्शन में यूज आगे जब हमें यूज होगा एटीपी का एनर्जी की जब रिक्वायर होगी तो उसमें हम यूज करेंगे. तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस. ओके. यू कैन सी ऑन बोर्ड ऑन स्क्रीन ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्ट फ्रॉम ग्रीक वर्ड से चालू हुआ है. ग्लाइकोस और लाइसिस हम इसको 2 वर्डों में तोड़ते हैं. ग्लाइकोस का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब आप जानते हो, लाइसिस वर्ड कहीं पर भी आए उसका मतलब टूटना ही होता है बच्चों. ठीक है. तो स्प्लिटिंग यानी हमें जो शुगर है उसको स्प्लिट करना है तो हमारे पास शुगर रहेगी ग्लूकोज. क्या रहेगी? ग्लूकोज. उसको हम तोड़ेंगे, स्प्लिट करेंगे और उससे हम बना लेंगे पायरुविक एसिड. ओके. गिवन बाय, अच्छा इसको ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है. ईएमपी पाथवे इसको इसलिए कहा जाता है कि इसकी मतलब डिस्कवरी में या फिर इसको क्रेडिट जिसका दिया जाता है, 3 साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, हेम्बेडेन, मेयरहोफ एंड पार्नस. 3 साइंटिस्ट है, इन्हीं के नाम पर इसको ईएमपी पाथवे कहा गया. ओके. सर आगे हम देखते हैं. अगली हमारी बात ये रहेगी कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कहाँ होगा. तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो आपका साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है. ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है. फिर पायरुविक एसिड का जो फ्यूचर है वो ये कौन डिसाइड करता है? पायरुविक एसिड का फ्यूचर डिसाइड करता है ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का नहीं जुड़ना. अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल रन करेगा. ऑक्सीजन नहीं जुड़ रही है तो वो वापस से अपनी साइटोप्लाज्म के अंदर ही अपनी लैक्टिक एसिड वगैरह ये वहीं पे बना ले. ओके. इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन. अच्छा पार्शियल ऑक्सीडेशन है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं कहेंगे, पार्शियल ऑक्सीडेशन. एक छोटा सा ऑक्सीडेशन यहाँ आप देखोगे. टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड. In plants, this glucose is derived from sucrose, which is the end product of photosynthesis or from storage carbohydrates. अगर मैं प्लांट्स में बात करूं तो आप ग्लूकोज की जगह सुक्रोज को भी ले सकते हो, क्योंकि सुक्रोज इज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम ऑफ इन्वर्टेज. ठीक है. इन्वर्टेज एंजाइम कब लगाते हैं? किसी चीज को कन्वर्ट करने के लिए हम इन्वर्टेज एंजाइम का यूज करते हैं. And these two monosaccharides readily enter into glycolytic pathway. तो बात यह है कि अगर आप प्लांट के केस में जाते हो तो वहां आप फ्रक्टोज को लेकर भी जा सकते हो. ठीक है. और अगर आप
ग्लूकोज को लेकर जा रहे हो तो भी वो बात है, और अगर आप फ्रक्टोज को लेकर जा रहे हो तो कहीं ना कहीं जो फ्रक्टोज की जो स्टेप मिलती है वहां से फ्रक्टोज का टूटना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम इस बात को आगे समझते हैं, ठीक है। यहां पर ग्लाइकोलाइसिस पाथवे दे रखा है। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे जो है, अगर आप इसको देख रहे हो, ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे है इसमें आप यहां देखोगे, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में आप देखोगे तो स्टार्ट में आप देखते हो ग्लूकोज, आपके पास ग्लूकोज है, ये क्या है, ग्लूकोज। यहां आप देखोगे तो पायरुवेट, पायरुवेट या पायरुविक एसिड आप बोल सकते हैं इसको, तो ये आपका पायरुवेट बन रहा है। तो ग्लूकोज और यहाँ पे पायरुवेट या पायरुविक एसिड, ठीक है। तो ग्लूकोज से आपको पायरुविक एसिड बनाना है, और ये जो स्टेप है, ये जो स्टेप है आपको 10 स्टेप पूरी करनी है, और यहां पर वो एंजाइम है जो हर स्टेप के लिए यूज हो रहे हैं। अगर आप इनको देखो, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एल्डोलेज, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, एनोलेज, पायरुवेट काइनेज, इतने सारे एंजाइम यहाँ पे यूज होंगे। तो ये आपको दिखने में कॉमन सा लग रहा होगा, लेकिन इसकी स्टेप जब तक आप अपने दिमाग में बिठाओगे नहीं, तब तक इनकी स्टेप का कोई मतलब नहीं होता। अगर मैं देखो, इसको रटना नहीं है बच्चों, पहली बात। आप बोलोगे सर इसको तो 10 स्टेप है, ये तो याद हो जाएंगी, नहीं, कितनी याद करोगे ऐसे, आपके क्रेप चक्कर भी है, आपके ईटीएस भी है, कितना याद करोगे। इसको कंप्लीटली आपको समझना है, और समझने के लिए जब तक आप यहाँ से इस स्टेप को भी नहीं समझ पाए, देन इस स्टेप में मैं कहूंगा जाने का कोई मतलब नहीं। इस स्टेप को नहीं समझ पाए, देन इस स्टेप में जाने का कोई मतलब नहीं। देन हम स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोज है आपके पास, क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज है आपके पास 6 कार्बन वाला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो होता है पायरुवेट, ये फ्री कार्बन वाला होता है। तो आप बोल रहे हो सर यहाँ पर कार्बन का लॉस हो गया, आपने कहा है डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, आपने ऐसा कहा है डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कार्बन का कोई लॉस नहीं हुआ। पूछो कैसे, इसलिए नहीं हुआ, ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है और यहाँ पायरुवेट के 3 कार्बन बन रहे हैं, तो पायरुवेट के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, कितने। तो ये सीधा सा मैथ आप अप्लाई कर सकते हो कि 2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन है, तो 2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। तो आपको जो कार्बन का जो गेन है वो वैसा का वैसा मिल गया है, कार्बन लास्ट में आपको उतने के इतने मिलते हैं। तो आप कह सकते हो यहाँ पे नो लॉस ऑफ कार्बन, यहाँ पे कार्बन नहीं निकले। अच्छा, कार्बन अकेला नहीं निकलता, ये मैं आपको बताऊं, देखो ये मेजर बातें अगर आप यही नहीं सीखे ना, तो आपका बेस एकदम कमजोर हो जाएगा। मैं आपको कहूंगा कार्बन अकेला नहीं निकलता, ऐसे जो साइकिल वगैरह चलते हैं उनमें कार्बन अकेला नहीं निकलता। क्यों, कार्बन की वैलेंसी आप जानते हो, ठीक है। कार्बन अकेला इसलिए नहीं निकलता, कार्बन किसी चीज को साथ में लेके निकलेगा, तो ये CO2 के रूप में निकलता है। तो अगर किसी कंपोनेंट में CO2 ऐड हो रही है तो मैं इसको बोलूंगा कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलूंगा, कार्बोक्सिलेशन। अगर निकल रही है तो डीकार्बोक्सिलेशन। समझ में आ गई बात, दिमाग में बैठ गई। जुड़ना कार्बोक्सिलेशन, निकलना डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो अगर हम यहां देखें, ग्लूकोज से आप पहले बना रहे हो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्या बना रहे हो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अच्छा, यहाँ पे नेट गेन एटीपी 2 एटीपी आपको मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 2 एटीपी। बहुत अच्छे से समझना इस टॉपिक को, 2 एटीपी आपको मिल रहे हैं। लेकिन आप पहले ही बोल रहे सर आप 2 एटीपी बनाने की बात कर रहे हो, लेकिन आप तो खर्च कर रहे हो। आप तो बनाने की बात कर रहे हो, लेकिन आप तो यहाँ खर्च करते आते ही आपने यहाँ पे एटीपी को कंज्यूम करवा दिया। तो देखो इसका मैं एक सीधा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको कोई बिजनेस का स्टार्टअप करना है, तो बिजनेस ऐसे ही स्टार्टअप नहीं होता है। आप जब तक उनमें इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। तो इस प्रोसेस को चालू करवाने के लिए एनर्जी तो चाहिए। आपने ये बात वहां पे भी पीछे भी पढ़ी कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो एनर्जी बनती है, बट एनर्जी खर्च भी तो हो रही है। रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या बनती है, एनर्जी बनेगी, बट एनर्जी खर्च भी तो हो रही है। तो यहाँ पर एटीपी मेरे को चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं इस प्रोसेस को चालू तो करो। तो मैंने यहाँ पे एटीपी को एंटर करवाया इसके साथ, ठीक है। एटीपी ग्लूकोज के अंदर चला गया, बात को समझना।
ग्लूकोज देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। और मैंने एटीपी इसके अंदर एंटर करवाया, ठीक है। इसको आप बोलोगे फोस्फोराइलेशन। क्या बोलोगे? फोस्फोराइलेशन, ठीक है। फोस्फोराइलेशन का मतलब ये होता है कि जहां पर भी आपको फोस्फेट, जहां पर किसी भी प्रोसेस में फोस्फेट जो मॉलिक्यूल है वो यदि मिल रहा है, जुड़ रहा है, तो आप उसको फोस्फोराइलेशन बोलते हो। क्या बोलते हो? फोस्फोराइलेशन। तो यहां पर एटीपी गया और एटीपी ने इसको एक फोस्फेट का मॉलिक्यूल दे दिया, इस ग्लूकोज को। इस ग्लूकोज को क्या दे दिया? एक फोस्फेट का मॉलिक्यूल दे दिया। जब एटीपी इसको फोस्फेट का मॉलिक्यूल दे देता है, देन एटीपी के पास बचा एक फोस्फेट कम कर दो सर, तो एटीपी ऑलरेडी 3 फोस्फेट लेके आता है, ट्राई फोस्फेट। कितने फोस्फेट? 3 फोस्फेट। उसने एक फोस्फेट दे दिया किसको? ग्लूकोज को। बहुत अच्छे से समझना आप इसको। उस ग्लूकोज को दे दिया तो उसके पास कितने कितने फोस्फेट के मॉलिक्यूल बचे? अब 2। तो इसलिए मैं इसको बोल दूंगा डाइफोस्फेट। बात समझ में आ गई? बात समझ में आएगी। हमने एटीपी इंटर करवाया, एक फोस्फेट का मॉलिक्यूल किसको दे दिया? इसको नीचे वाले को मत देखो, इसको दे दिया ग्लूकोज को, और बाहर निकल गए। अब ग्लूकोज जो है इसके पास एक फोस्फेट आ गया। ये ग्लूकोज क्या करेगा? इस फोस्फेट को कहीं पर भी जोड़ेगा। अच्छा, कहाँ जोड़ेगा? केमिस्ट्री वाली बात है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपसे मैं करता हूं बात क्लियर, ठीक है। कहां पर जोड़ेगा? इस पूरी स्ट्रक्चर में वो कहां पर जोड़ेगा? ठीक है, मैं आपको बताऊं कि वो वहां पे जोड़ेगा जहां पर उसने एक अपनी चैन खाली रखी है, कहीं ना कहीं अपनी क्या खाली रखी है? चैन। अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला यहाँ रहता है, तो उसके पास खाली जगह कहाँ पड़ी है? तो उसके पास देखो इन सब की वो पूर्ति करके रखा है, लेकिन खाली जगह उसके पास 6 के पास पड़ी है। तो इस फॉस्फेट को वो यहीं पर जोड़ेगा अपने साथ। तो मैं कहूँगा पूरे में मैं जोड़ रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको क्या बोलूँगा? ग्लूकोज था मेरे पास, 6 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ गया? फॉस्फेट। इसलिए मैं इस पूरी बात को बोल देता हूँ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्लियर बात? समझ में आई? समझ में आई? ठीक है। अब मैं ये बात करता हूं, यहां पर आप कौन से, देखो ये एंजाइमेटिक प्रोसेस है, मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है। तो यहां पर कौन से एंजाइम की रिक्वायर है? यहां से यहां तक जिस एंजाइम की रिक्वायर है उसको बोलोगे आप हेक्सोकाइनेज। यानी हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में ये प्रोसेस कंप्लीट होगी। हेक्सोकाइनेज की प्रोसेस प्रेजेंस में ये कंप्लीट होगी। देन उसके बाद में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज फॉस्फेट बना। देन मैं आपसे पूछता हूं फ्रक्टोज और ग्लूकोज में क्या डिफरेंट है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज? क्या ग्लूकोज में 6 कार्बन है? यस सर, ग्लूकोज में 6 कार्बन है। क्या फ्रक्टोज में 6 कार्बन है? यस सर, फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन है। देन चेंज क्या हुआ? देन क्या क्या चेंज हुआ? क्या हुआ? व्हाट विल हैपन? तो सर ग्लूकोज जो है वो फ्रक्टोज में जब चेंज हो रहा है तो अपने आप को आइसोमरेज कर रहा है। कहीं आपने केमिस्ट्री में ये बात पढ़ी है आइसोमरेज क्या होता है? यानी उसने अपनी शेप चेंज की है। क्यों की है? शेप चेंज क्यों की है? जैसे मैं इसका कॉमन सा एग्जांपल बताऊं, जैसे आप मान लो गाड़ी में खड़े हो और बहुत भीड़ वाली गाड़ी है, आप उसमें लाइन में खड़े हो, आपके पास कुछ सामान है, उसको आपने एक थैली में ले रखा है और 2 हैवी सामान है, लेकिन आप क्या करते हो? थोड़ा बहुत इधर उधर घूम के अपनी शेप चेंज करके थोड़ा सा एडजस्ट होके इसमें भी ले लेते हो तो आप वही, लेकिन आपने अपनी शेप चेंज करके 2 चीजें अब रिलैक्स तरीके से पकड़ ली। तो कुछ मैं यही बताऊंगा यहाँ पे कि जो ग्लूकोज है उसके पास 6 कार्बन है, कुछ चेंज किया, फ्रक्टोज जैसे ही बन जाता है तो इसके पास 2 जगह खाली रह जाती है, और फ्रक्टोज 6 फोस्फेट यहाँ से एक फोस्फेट का मॉलिक्यूल लेता है, वही जैसा इसमें हुआ। अब इसके पास एक एक्स्ट्रा फोस्फेट का मॉलिक्यूल है, वो इसको 1 नंबर कार्बन पर आसानी से जोड़ सकता है। तो फ्रक्टोज फ्रक्टोज 1 और 6, फ्रक्टोज 1 और 6 2 फोस्फेट है, तो आप बाई बोल दो या डाई बोल दो, बाई फोस्फेट। नहीं रटना है बच्चों, बिल्कुल नहीं रटना इसको।
फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। सर आपने 2 बार एटीपी खर्च कर लिया, बढ़ेगी कब? आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। देन अब आगे अच्छा यहाँ पे देखो, अगर सेकंड वाली स्टेप में जो एंजाइम आपके काम आ रहा है फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज करने वाला। देन थर्ड स्टेप में अगर मैं बात करूं फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज, ये यहाँ पे काम आ रहा है जो इसको इसमें कन्वर्ट करता है। ये थोड़ा सा आपको रटने पे लेना पड़ेगा, ये वाली बात रटने पे लेनी है, इनकी स्टेप की आपको रटने पे नहीं लेनी, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो फ्रक्टोज 1,6 बाई फोस्फेट आपके पास बन गया, और फिर एक एल्डोलेज अपने पास, क्या? एल्डोलेज। तो ये जो प्रोडक्ट है ये 6 कार्बन वाला है। कितने कार्बन वाला? 6 कार्बन वाला ये जो प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे देखो, नो लॉस ऑफ कार्बन, इस पूरी स्ट्रक्चर में कहीं पर भी कार्बन का लॉस नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूं? मैं इस पे हैमरिंग करूंगा। क्या करूंगा? हैमर जानते हो ना, हैमर। इसको तोड़ दो आप, ठीक है। जैसे मैंने इसको तोड़ा, जैसे ही तोड़ा, तो ये जो है 3-3 कार्बन वाले मेरे पास 2 प्रोडक्ट आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? 3-3 कार्बन वाले एक प्रोडक्ट आ जाता है मेरे पास, डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट, ये 3 कार्बन वाला होता है। एक आ जाता है मेरे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये 3 कार्बन, 2 प्रोडक्ट आ गए। अब ये जो एरो आपको यहाँ दिखा रखा है, इसका मतलब ये है कि ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन वाला है, और डाई एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन वाला है। तो ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे में इन्वर्ट हो सकते हैं, इन्वर्टेज कर सकते हैं, यानी दोनों सेम ही है। तो चाहे आप प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट कर दो, चाहे यहाँ से स्टार्ट कर दो, बनेगा यही लास्ट में, ठीक है। देन हम यहाँ बुक के अकॉर्डिंग हम यहीं से प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ये दोनों अपने आप में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब 3 कार्बन है आपके पास, हाउ मेनी कार्बन प्रेजेंट देयर? 3 कार्बन। तो मेरे को तो कितने लेके चलने हैं आप? कितने कार्बन लेके चलने हैं? 6 कार्बन। कितने कार्बन लेके चलने हैं? 6 कार्बन। देन मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी मैं इसको 2 मॉलिक्यूल लेके चलूंगा। बात को समझना, दिमाग में बिठा लेना अच्छे से। अगर किसी एक मॉलिक्यूल के पास 3 कार्बन है, देन अगर मेरे को 6 कार्बन कंप्लीट करने हैं, तो वो मॉलिक्यूल में 2 ले लूं। एक के पास 3 कार्बन, दूसरे के पास 3 कार्बन, तो मैंने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले लिए। तो जहां पर भी कोई भी चीज आएगी उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 ऐड कर दोगे, तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गए, ठीक है। ये आपके पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है, NAD, लेकिन ये अभी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बना, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब तक आप इससे हाइड्रोजन नहीं जोड़ोगे, ठीक है। देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये खाली पड़ी है, ठीक है, ये खाली है। देखो बात को समझना अच्छे से, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों जरूरी है ऐसा, और जिसने समझाने वाले में इतनी मेहनत क्यों की थी जब स्टार्ट की थी? हम तो पढ़ते आ रहे हैं, बस ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। ऐसा ऐसा उसने किया क्यों, क्या हो रहा है? अच्छा, ऐसी प्रोसेस हमारे शरीर में चलती है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि ये NAD है, इसके पास आता है और इसको NADH प्लस H में ये कन्वर्ट कर लेता है इसको। एक्चुअल में ये यहाँ पे इस बात की है कि ये मेरे पास एक गाड़ी है, ऐसे मान लो NAD मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है। ये गाड़ी NAD की जो गाड़ी है, जैसे मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये गाड़ी है, ये NAD है। अब इस NAD को मैं, देखो मैंने कहा एक गाड़ी है, इस गाड़ी का नाम आप NAD रख, ठीक। अब मैं इस NAD को ग्लाइकोलाइसिस में भेज दूं कि भाई तू ग्लाइकोलाइसिस में जा। क्यों जाऊं? मैं इसलिए जाऊं कि मैं ग्लाइकोलाइसिस में जाकर अपने साथ हाइड्रोजन लेकर आऊंगा। तो जैसे ग्लाइकोलाइसिस में गया, वहां हाइड्रोजन निकल रहे थे, तो ये जाके उन हाइड्रोजन को उठा लेता है।
तो उठा लेता है तो ये बन गया NaDH प्लस H प्लस, बन गया, रिड्यूस हो गए, हो गया। अब ये वापस आ गया कहाँ पे, फर्मेंटेशन में, और वहां पे आके ये हाइड्रोजन डोनेट कर देता है और खाली होके वापस ग्लाइकोलाइसिस में चला जाता है। कुछ समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ आप? NAD है, ग्लाइकोलाइसिस में गया, हाइड्रोजन उठाए, फर्मेंटेशन में आया, हाइड्रोजन दे दी। ग्लाइकोलाइसिस में NAD क्या करता है, हाइड्रोजन को पिकअप करता है और कहाँ पे छोड़ देता है, फर्मेंटेशन में, और खाली होकर वापस कहाँ जाता है, वापस से ग्लाइकोलाइसिस में, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टॉक नहीं है। जैसे मैं आपको एक चीज समझाऊं, जैसे आप खाना खाते हो, आप क्या करते हो, खाना खाते हो, ठीक है, तो हम जो खाना खाते हैं ना, आप लंच बॉक्स लाते हो, रोज लाते हो ना, तो आप पर डे एक नया लंच बॉक्स लाते हो क्या? पर डे नया लंच बॉक्स लाते हैं हम क्या करते हैं, लंच बॉक्स लाया, उसको घर पे ले गए, उसको साफ किया, वापस से उसमें खाना डाला। तो लंच बॉक्स इज ए NAD, और आपका जो फूड है वो है H2, वो लाता है आपको देता है, घर जाता है, लाता है आपको देता है, यानी वो एक मीडिएटर का काम कर रहा है। समझ में आ गई बात? बात पल्ले पड़ी? ठीक है, ओके। तो बात को अच्छे समझ लें कि NAD ग्लाइकोलाइसिस से हाइड्रोजन उठाएगा और फर्मेंटेशन में डालेगा, खाली होकर वापस किस में आ जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस। ये बात जब दिमाग में बैठ जाती है ना, देन फिर आपकी चीजें बहुत आसान हो जाती है। देन मैं आगे चलता हूं। तो ये क्या करता है NAD, देखो, अब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, और मेरे को इससे बाइफॉस्फो ग्लिसरेट बनाना है। क्या बनाना है, ग्लिसरेट। तो अगर मैं देखूं, मेरे पास ये ग्लिसरॉल्डिहाइड एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड, और इससे मेरे को क्या बनाना है, एसिड। क्या बनाना है, तो ये एसिड है और ये एल्डिहाइड है। देन मैं इन दोनों के बीच में क्या करवाऊं, अगर आपसे पूछ, सर आप ऑक्सीडेशन करवा दो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। तो जैसे ही मैंने इसका ऑक्सीडेशन करवाया तो इसने हाइड्रोजन रिमूव कर दिए और ये बन गया इसमें। बात को समझना अच्छे से, ये इसमें बदल गया। जैसे ही इसमें बदला तो ये जो हाइड्रोजन है ये फट से आके NAD उठा लेता है, ले भाई मेरा काम हो गया, मेरा काम फिनिश, तू हाइड्रोजन निकाल, मैं उठा के ले जाऊंगा और किसके पास चला जाऊंगा, फर्मेंटेशन वाली प्रोसेस में चला जाऊंगा। कहाँ चला जाऊंगा, फर्मेंटेशन वाली, और उसको देके आ जाऊंगा, वापस आऊंगा, उसको देके आ जाऊंगा, मैं यही काम करूंगा। तो इसने NAD ने जैसे ही पिकअप कर लिया हाइड्रोजन, और ये NADH प्लस H प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ये 2 मॉलिक्यूल के लिए आ रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 3 फॉस्फेट है, और यहाँ पे देखो PI लिख रखा है, PI, या इसको IP भी लिख देते हो। तो यहाँ पे आपके पास एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट H3PO4, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे एंटर होता है। देन जैसे इनऑर्गेनिक, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना ATP नहीं आ रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या आ रहा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। कौन आ रहा है, इनऑर्गेनिक। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अपना एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल इसको वापस दे देता है। देन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पास 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हो गए, तो दोनों को जोड़ने के लिए जगह रखेगा, और फिर ये एसिड में भी कन्वर्ट हो गया। तो आप इसको बोल रहे हो 3 फॉस्फो गिल्सरिक एसिड भी बोल सकते हो। अगर आप इसको इसमें कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो गिल्सरिक एसिड भी बोल सकते हो आप इसको, गिल्सरेट ना बोल के गिल्सरिक एसिड भी बोल सकते हो। समझ में आ गई बात? तो ग्लिसरॉल्डिहाइड के पास एक तो मैंने भेज दिए, क्या, एक तो मैंने भेज दिया फॉस्फेट, तो फॉस्फेट बढ़ाओ यहाँ पे, तो एक फॉस्फेट और बढ़ गया, 3 नंबर कार्बन पे जुड़ गया, ठीक है। और इसमें से हाइड्रोजन कम करो तो सर ये एसिड में चेंज हो गया। आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो अल्कोहल बनता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपका एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, इससे एसिड बनता है, और एसिड का यदि आप ऑक्सीडेशन करवा दो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अगर आप इनका वापस से रिडक्शन करवा दो तो बैक से ये प्रोसेस वापस से आ जाएगी। देन आपके पास फाइनली ये स्ट्रक्चर आ गया 1,3 बिस बाई, ये केमिस्ट्री के वर्ड होते हैं जोड़ने के लिए, टर्म्स होती है, ठीक है। आपने अच्छे से जब आपकी ये जो
क्या बोलते हैं इनको, IUPAC जो नेम चले थे ना, तब आपने अच्छे से सीखे होंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतनी बात हो गई। अब देखो, अब ये अब है अपना काम है माल उठाना। भाई हमने इन्वेस्ट करवाया था ताकि मेरी फैक्ट्री चालू हो जाए। अब फैक्ट्री ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। समझ में आ गई बात? भाई जब भी हम कोई काम करते हैं तो इन्वेस्ट करवाते हैं, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया तो बार बार इन्वेस्ट करवाने की जरूरत नहीं। अब प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया तो हमने 2 बार इन्वेस्ट करवाया। अब देखो ये उल्टा हो गया। अब माल उठाने के मतलब आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि यहां से अब ADP अंडर डालते हैं। क्या डालते हैं? ADP। अच्छा 2 क्यों जोड़ा है यहाँ पे? क्योंकि पर 2 मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहे हैं। ADP अंदर डालते हैं। ADP गया, ADP जाता है और यहाँ से एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल उठाता है। तो जैसे ही ADP एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल उठा लेता है, जैसे ही ADP एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल उठा लेता है, तो क्या बन गया बच्चों? ADP में मैं एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जोड़ दूं तो क्या बन गया? बोलो। ATP। क्या बन गया? तो यहाँ पे ADP ATP में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से फॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल है वो कम होता जा रहा है। समझ में आ रही है बात? पहले फॉस्फेट बन रहे थे, अब फॉस्फेट कम हो रहे हैं। क्यों? ADP को अंदर भेजा, ADP अंदर गया और ATP बन के आ गया। तो क्या जादू किया इसने? कुछ नहीं किया सर, एक फॉस्फेट का अणु इसे ले लिया। तो अब इसमें से कम कर दो वापस से फॉस्फेट, 1,3 को आप कम कर दो, 3 फॉस्फो गिल्सरिक एसिड या गिल्सरेट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप जाओगे तो 2 फॉस्फोगिल्सरेट। इसमें कुछ नहीं हुआ, जो फॉस्फेट जो था वो 3 नंबर पे जुड़ा था, अब 2 नंबर पे जुड़ गया। 8 नंबर में अगर हम देखें तो म्यूटेज की जो एक प्रोसेस हो रही है इस एंजाइम के थ्रू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वाटर लॉस होता है, एनोलेज की प्रोसेस होती है, वाटर का लॉस हो गया। ठीक है, अच्छा जैसे ही हम आगे की बात करते हैं, देखो यहां से फिनोल पायरुवेट, फॉस्फेट अभी भी जुड़ा हुआ है, वाटर निकलने से जो एसिड था वो इनोल जैसी चीजों में, क्योंकि हमने म्यूटेज ये इनोलेज एंजाइम डाला। आप इनोलेज डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो? इनोलेज। तो आपका जो एसिड था वो इनोल में कन्वर्ट हो गया। एसिड अब तक किस में कन्वर्ट हो गया? आप बोलोगे सर इसमें फॉस्फेट हट गया, नहीं हटा फॉस्फेट, अभी भी जुड़ा हुआ ही है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। लास्ट में मैं इसमें वापस से एडीपी डालता हूँ, एटीपी निकाल लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसे एटीपी निकाला तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो था वो पायरुवेट में बदल गया। इसको आप पायरुवेट बोलो या पायरुविक एसिड बोल लो, बात कॉमन है। तो यहां से मेरे पास ये एंजाइम काम आ गए और यहां से मैं ग्लूकोज से बना लेता हूं पायरुविक एसिड। अगर ये बात आपको समझ में आ गई देन हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था। देन नेक्स्ट मैं अगर बात करूं तो अच्छा इसमें आपको यदि कहीं पर कोई बात नहीं, अच्छा ये एक चीज और देखेंगे हम, हाउ मेनी गेन ऑफ एटीपी इन दिस प्रोसेस? 2 एटीपी। कितने पायरुवेट? 2 पायरुवेट। कितने NADH? 2। यानी आपके रिड्यूसिंग कोएंजाइम कितने बने? 2। कितने बने? 2। क्लियर? तो ये बात मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ग्लाइकोलाइसिस कॉमन पाथवे होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और अब आगे बात ये करते हैं कि जो पायरुवेट है उसका क्या होगा सर? यदि उससे ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो वो क्रेब्स साइकिल रन करवाएगा, ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगी तो फर्मेंटेशन कर देगा। क्लियर? तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। ओके, अच्छे से देखना, वीडियो को समझना, और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।